तो दोस्तों रिसेंटली दिल्ली की इजरायली एम्बेसी के बाहर एक धमकी भरा खत मिला। जब मुझ तक ये खबर पहुंची तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसराइल और उसकी खुफिया एजेंसी यानी मोसाद के बारे में। तो 4 जुलाई 1976 को इजरायली आर्मी अपने मुल्क से 4000 किलोमीटर दूर यानी अफ्रीकी मुल्क युगांडा में एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जा रही थी। तो क्या था यह मिलिट्री ऑपरेशन, जानेंगे इस वीडियो में। तो तारीख है 27 जून 1976, यानी मिलिट्री ऑपरेशन से लगभग एक हफ्ते पहले एयर फ्रांस की फ्लाइट इसराइल के शहर तल अवीव से फ्रांस की राजधानी पेरिस जा रही थी। लेकिन ये डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। पहले इस फ्लाइट को एथेंस रुकना था जो ग्रीस की राजधानी है, और वहां से 58 पैसेंजर को लेना था और फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी पेरिस की तरफ जाना था। लेकिन जब ये फ्लाइट एथेंस में रुकी तो इसने 58 और पैसेंजर के साथ साथ 4 हाईजैकर्स को भी पिक कर लिया। ये चारों हाईजैकर्स एक प्रो फलस्तीन ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते थे। अब फ़लस्तीन और इसराइल का क्या मसला है इसको डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। तो दोपहर के 12 बजे हैं और ये फ़्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाईजैकर्स इसे फ्यूल भरवाने के लिए ले गए लीबिया। फ्यूल भरवाना ज़रूरी था क्योंकि ये अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पेरिस की तरफ जब जा रही थी तो ये अपना आधा सफ़र तय कर चुकी थी। अब आप सोच रहे हैं कि हाईजैकर्स इससे युगांडा क्यों लेके गए, वो लीबिया में भी तो इसे रोक सकते थे। तो इसके काफ़ी कारण हैं। एक तो मेजर रीज़न ये है कि लीबिया इसराइल के काफ़ी पास है, तो मिलिट्री ऑपरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। दूसरा, लीबिया का मेन एक्सपोर्ट तेल है, जैसा उसके हमसाया अरब मुल्कों का है। तो बाहरी दुनिया लीबिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बना सकती थी। तो ये भी एक मेजर रीज़न था कि लीबिया में इस फ्लाइट को ज़्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता था। वहीं कुछ ही महीने पहले लीबिया में इनकलाब आया था और मोहम्मद गद्दाफी हुकूमत में आ गए थे। तो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता थी। तो लीबिया में ज़्यादा समय तक इस फ्लाइट को नहीं रोका जा सकता था। और युगांडा को चूज़ करने के कुछ कारण थे। एक तो युगांडा इसराइल से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और वहाँ पे हुकूमत है ईदी अमीन की, जिनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं करता क्योंकि वो अपनी मनमर्जी के मालिक हैं। और वहीं ईदी अमीन को इंटरनेशनल मीडिया में आने का बस मौका चाहिए था। ईदी अमीन काफ़ी समय से इसराइल से नाराज़ भी चल रहे थे क्योंकि ईदी अमीन और युगांडन आर्मी को कुछ एयरक्राफ्ट चाहिए थे इसराइल से, जो इसराइल ने देने से साफ मना कर दिया था। तो दोस्तों कुछ ही घंटों में लीबिया से फ्यूल भरवाने के बाद ये हाईजैकर्स उस फ्लाइट को ले आए एंटेबे एयरपोर्ट यानी युगांडा में। और जैसा सबने सोचा था, ईदी अमीन ने ना सिर्फ एयरपोर्ट जाकर इन हाईजैकर्स का स्वागत किया, इनको वेलकम किया, बल्कि युगांडन आर्मी को इनकी सिक्योरिटी में लगा दिया। ये शायद दुनिया की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी में एक मुल्क की आर्मी खड़ी है। और ये 4 हाईजैकर्स भी अकेले नहीं थे, टोटल ये 10 हाईजैकर थे। 4 तो फ्लाइट के साथ पहुंचे युगांडा, और जो बाकी के 6 थे वो युगांडा में एयरपोर्ट पे पहले इनका इंतजार कर रहे थे। तो जब ये हाईजैकिंग की खबर इसराइल पहुंची तो वहां पे लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और फिर अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन हाईजैकर्स ने अपनी 2 प्रमुख डिमांड रखी। पहला तो इन्हें चाहिए थे $5 मिलियन, और दूसरा इन्हें चाहिए थी रिहाई 53 फ़लस्तीनी कैदियों की जो इसराइल के जेल में बंद थे। तो इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इसराइली सरकार की उस समय की पॉलिसी, यानी किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत नहीं की जाएगी, कोई नेगोशिएशन नहीं की जाएगी। लेकिन ये समस्या अलग थी। 200 के करीब इजरायली नागरिक इनकी कैद में थे, और जो लोग जो इस हाईजैकिंग में फंस गए थे उनकी जो फैमिली थी वो इजरायली गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही थी। तो बढ़ते प्रेशर को देखते हुए इजरायली हुकूमत फैसला लेती है कि इन टेररिस्ट के साथ बातचीत की जाएगी, और साथ ही खुफिया एजेंसी मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी उनकी आर्मी को भी एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया। इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ जब आता है जब पूरी दुनिया से प्रेशर उन टेररिस्ट के ऊपर पड़ता है, और जो नॉन इजरायली सिटीजन थे, खासतौर पे जो नॉन जूइश नॉन यहूदी जो पैसेंजर थे उस प्लेन में, उनको रिहा कर दिया जाता है। और जब वो पैसेंजर वापस आते हैं तो वो इसराइल को बहुत सारी जानकारी देते हैं। वो बताते हैं कि युगांडन आर्मी ने उनको सिक्योरिटी दी हुई है, वो बताते हैं कि कितने हाईजैकर्स हैं, उनके पास कौन से हथियार हैं, वो थोड़ा सा नक्शा भी बताते हैं उस एयरपोर्ट का कि लोगों को कहाँ रखा गया है। आने वाले कुछ घंटों में जो एक मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है उसमें ये इन्फॉर्मेशन जो इन फ्रांसीसी नागरिकों से मिली है ये बहुत काम आने वाली थी। तो 3 जून को इसराइल की गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी को एक मिलिट्री ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए हरी झंडी दिखा दी, और साथ साथ वो लोग बातचीत भी कर रहे थे ताकि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए टाइम मिल जाए। लेकिन कितनी भी अच्छी आर्मी हो,
अपने मुल्क से 4000 किलोमीटर दूर जाके एक मिलिट्री ऑपरेशन करना, और बीच में जो मुल्क आते हैं वो भी, उनके साथ भी इसराइल की कोई दोस्ती नहीं थी, वो भी इसराइल के मुखालिफ ही थे। और साथ ही इन्हें युगांडा की मिलिट्री से भी लड़ना था, और अगर किसी तरह अगर उधर पहुंच भी जाएं तो वापसी कैसे होगी, वापसी में फ्यूल कहाँ से मिलेगा। ये युगांडा के एयरपोर्ट से अगर फ्यूल भरवाते हैं इतनी लड़ाई के बाद, तो ये तो बहुत रिस्की काम है, ये तो एक सुसाइड मिशन हो सकता है। और ना सिर्फ इसमें पैसेंजर्स की जान खतरे में आ सकती है, जो कमांडोज उधर गए हैं वो भी शायद वापस ना आए, एक सुसाइड मिशन हो सकता है ये। पर हम ना भूलें कि शायद दुनिया में एक ही आर्मी है जो इस तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है, वो है इजरायली आर्मी। तो फ्यूल का तो इंतज़ाम हो गया युगांडा के एक हमसाया मुल्क केनिया से, जिसने फ्यूल भरने के लिए हामी भर दी। साथ ही जो C-130 विमान था जिसमें ये 100 कमांडो युगांडा जा रहे थे, वो महज ज़मीन से 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ा ताकि किसी भी रडार की नज़र में ना आए। तो जो इजरायली आर्मी के कमांडोज युगांडा गए, वो युगांडन आर्मी की ड्रेस पहनकर गए, उनकी गाड़ियां लेकर गए, और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे मौजूदा इजरायली प्राइम मिनिस्टर यानी बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई यानी योनातान नेतन्याहू। तो रात को 11 बजे घुप अंधेरे में ये कमांडोज लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे, लगभग हाईजैकिंग वाली साइट से 2 किलोमीटर दूर, और स्नीक अप करके चुपके से वहां तक आते हैं। और महज 50 मिनट चले ऑपरेशन में इन कमांडोज ने 7 हाईजैकर्स को मार दिया, और साथ ही 45 युगांडन आर्मी के सोल्जर्स को भी मार दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में जो कमांडो को लीड कर रहे थे यानी योनातान नेतन्याहू, उनकी भी जान चली जाती है, और इस क्रॉस फायर में 3 पैसेंजर भी मारे जाते हैं। तो ये एक सफल ऑपरेशन था, इसमें ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स को सही सलामत 4000 किलोमीटर दूर युगांडा से वापस इजराइल लाया जाता है। और जब ये खबर इजराइल पहुंचती है तो पूरे मुल्क में एक जश्न का माहौल बन जाता है। और ये एक ऐसी घटना थी जो आने वाले दशकों तक इजरायली जनरेशन्स को मोटिवेट करेगी, और इजराइल के दुश्मनों में उनकी आर्मी और मोसाद का खौफ पैदा करेगी। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन को बाद में नाम दिया गया ऑपरेशन थंडरबोल्ट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? तो मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।